नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संघर्ष में कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त हुई। एक नाम ऐसा है जिसने संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के एक युग को अपने नाम कर लिया। एक नाम ऐसा है जिस पर करीबन 50 से ज्यादा सड़कें विदेश में बनी, 100 से अधिक संग्रहालय विदेश में बने और अनेक कार्यक्रम बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कोई बापू के नाम से जानता है, कोई राष्ट्रपिता के नाम से जानता है और प्यार से जिसने उसको जो नाम दे दिया उसने स्वीकार कर लिया। आज के इस अंक में हम बात करेंगे मोहनलाल करमचंद गांधी के बारे में। प्रारंभ करते हैं मित्रों। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात का एक क्षेत्र है। हिंदू गुजराती परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम करमचंद और माताजी का नाम पुतलीबाई था। जैसे कि कई सारे भारतीय सेनानियों और भारतीय विभूतियों के बारे में ये कहा जाता है कि वह सबसे ज्यादा प्रभावित अपनी मां से थे। ऐसा ही गांधी जी के बारे में भी है। गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित अपनी मां पुतलीबाई से थे। बचपन से ही उन्होंने उनको पौराणिक कथाओं, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामायण, मानस जैसी कहानियों को सुनाकर सत्य और अहिंसा की मार्ग पे जाने के लिए प्रेरित किया था। बहुत कम उम्र में उन्होंने विदेश का भी दौरा किया। विदेश के दौरे से जब वो वापस निखर के भारत आए तो एक महान नेता के रूप में, परिपक्व नेता के रूप में आए और भारत को आजादी के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो प्रारंभ करते हैं। कुछ उनके संपूर्ण जीवन का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन पे, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा पे, कैसे वो बैरिस्टर बनते हैं, किस प्रकार वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, उनका भारत आगमन कैसे होता है और फिर वो किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कूद जाते हैं। गांधी जी पोरबंदर में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। उनके पिताजी पहले पोरबंदर के दीवान रहते हैं, फिर राजकोट, बीकानेर यहाँ का भी कार्यभार देखते हैं। किसी तरह से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। मैं साथ में ये भी बताता चलूं कि गांधी जी का हस्तलेख बहुत खराब था। गांधी जी प्रारंभिक दौर में पढ़ने में एक औसत दर्जे के छात्र थे। बहुत साई नेचर के थे, बहुत शर्मीले थे। लेकिन जो भी छात्र या जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो वो इस बात से अपने आप को जोड़े, स्वयं से इस बात को साझा करे कि अगर किसी का हस्तलेख खराब है, वो इंट्रोवर्ट है या अपनी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र में कमजोर होगा। गांधी जी अगर भारतीय राजनीति के क्षेत्र को देखें, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के क्षेत्र को देखें तो गांधी जी से बड़ा नाम तो नहीं दिखाई देता और वो सारे के सारे गुण गांधी जी में भी थे। उसके बाद भी एक महान नेता इस धरती से जन्मा, इसलिए अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी अवगुण हैं, उनके साथ लड़ें, अपने आप को निखारें और जो भी आपने सपना देखा है वहां तक पहुंचे। लगभग 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ होता है। कई सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कस्तूरबा की उम्र गांधी जी की उम्र से लगभग 1 साल बड़ी थी। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा के साथ होता है और कस्तूरबा जी के साथ गांधी जी का वैवाहिक जीवन लगभग 42 से 44 वर्ष चलता है। 1944 में पूना की जेल में जब कस्तूरबा बंद थी, वहीं पे उनका अंतिम समय बीतता है। उस पूना की जेल में आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। गांधी जी का जीवन आगे बढ़ता है। वैसे तो गांधी जी के 4 पुत्र हुए, लेकिन उसी समय गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र होते हैं हरिलाल। इस प्रकार उनके 4 पुत्र होते हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी का जो जीवन है वो जब धीरे से आगे बढ़ता है तो वो इच्छा जाहिर करते हैं अपने घर में कि वो विदेश जाना चाहते हैं बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए। लेकिन उनकी माताजी इस विषय को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित होती हैं। उनको ये लगता है कि हमारा बालक है, सनातनी शिक्षा दीक्षा में बढ़ा हुआ है, आगे विदेश जाएगा, हो सकता है कि विदेश जाके मांस, मदिरा या अन्य प्रकार की कुप्रवृत्तियों में फंसकर
बिगड़ ना जाए, इसलिए वो प्रारंभिक स्तर पे बिल्कुल भी उनको आदेशित नहीं करती हैं, उनको अनुमति नहीं देती हैं कि आप विदेश जाइए। लेकिन किसी भी प्रकार गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में, सत्य के साथ प्रयोग में गांधी जी ने इस बात को उजागर किया है कि उन्होंने अपनी मां को आश्वस्त किया कि मैं विदेश जाकर या लंदन जाकर किसी भी प्रकार की कुप्रवृत्तियों का संग नहीं करूंगा। इसके बाद उनको विदेश भेजा जाता है। गांधी जी 1888 में इस बात का निर्णय लेते हैं कि उनको विदेश जाना है। 1889 से 1891 के बीच में वो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज इनर टेम्पल से अपना लॉ कंप्लीट करते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। बैरिस्टर बनने के बाद पुनः भारत आते हैं। तो ये जो बैरिस्टर बनने का समय है वो है 1889 से 1891 का। जब गांधी जी वापस आते हैं तो वो मुंबई हाई कोर्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहां पे हाई कोर्ट में अपनी वकालत प्रारंभ करते हैं। लेकिन होता क्या है मित्रों कि प्रारंभिक दौर में गांधी जी की वकालत बहुत अच्छे से नहीं चलती। जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ गांधी जी जैसे महान नेता के नेपथ्य में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रारंभ से ही वो बहुत ही सधे हुए नेता थे, वो हर चीज में सफलता पा रहे थे, बहुत शार्प थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक औसत दर्जे का छात्र है, लेकिन जैसे जैसे उसको असफलताएं मिलती गई, उसने अपनी प्रत्येक असफलता को अपनी सफलता का मूल मंत्र बना लिया। मुंबई हाईकोर्ट में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने वकालत प्रारंभ की लेकिन वकालत चली नहीं। उसी समय एक अवसर, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अवसर आते हैं, आपका दरवाजा खटखटाते हैं। ये आपकी कुशलता है कि आप उस अवसर को पहचानिए, सही अवसर को पहचानिए और सही समय पर उस पर प्रयास करिए और इतना भरसक प्रयास करिए कि सफलता बरबस आपके कदमों में हो। और यही हुआ 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम का एक मुस्लिम व्यापारी थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे। वहां पे उन्होंने गांधी जी को प्रस्ताव भेजा कि आप साउथ अफ्रीका आइए और मेरे यहाँ पे जो भी व्यापार संबंधी केसेस चल रहे हैं आप उनको देखिए। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका के लिए जाते हैं। अब देखिए गांधी जी के जीवन को अब जो पॉलिश होगी, गांधी जी के जीवन में जो निखार आएगा उनके व्यवहार में, उनके अंदर का जो नेता है वो अब निखर के सामने आएगा। गांधी जी के संपूर्ण जीवन में अगर सबसे ज्यादा गांधी जी को बनाया है, गांधी जी को मजबूत किया है, गांधी जी को निखारा है, तो वह साउथ अफ्रीका। और मित्रों, जब आप गांधी जी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि साउथ अफ्रीका में नेशनल मंडेला की तरह ही गांधी जी को भी पूजा जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वालों को लगता है कि अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने उतना ही बड़ा आंदोलन किया जितना उन्होंने भारत के लिए किया था। खैर, गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 में जाते हैं। डरबन से प्रिटोरिया का सफर कर रहे थे। फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट था उनके पास। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सफर। डरबन टू प्रिटोरिया। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया का सफर कर रहे थे तभी रास्ते में एक अंग्रेज अधिकारी कुछ अंग्रेज सिपाहियों के साथ आता है और उनको यहां पर बेइज्जत करता है और मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पे उनको धकियाते हुए, बेइज्जत करते हुए नीचे उतार दिया जाता है। क्योंकि गांधी जी पेशे से वकील थे और सवाल किया उन्होंने कि मेरे पास टिकट है और मैं लीगली यहां पर बैठा हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी गोरी के अलावा कोई काली चमड़ी का या ब्राउन कलर का व्यक्ति फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर नहीं कर सकता है और उनको मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर धक्के मार के उतार दिया जाता है। मित्रों, जो भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो याद रखेंगे, डरबन से विक्टोरिया का सफर है, मेरिट्सबर्ग में उनको उतार दिया जाता है। और पूरे भारतवासियों को ये याद रखना चाहिए कि गांधी जी के साथ जब यह अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने वो अपमान का घूंट पीकर शांत नहीं रहे। इसी तरह हम सबको जब भी कोई आपदा या विपदा आए तो उससे संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करके एक नवीन राह की तलाश करनी चाहिए जो हमको सफलता तक ले जाए। गांधी जी ने अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार के लिए वहां के कोर्ट में अपील की और स्वयं अपना केस लड़ा और वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वहां के जज ने उनको, वो जो उन्होंने गुजराती पगड़ी बांध रखी थी, उस गुजराती टर्बन को उतार के मेज पे रखने के लिए कहा गया। गांधी जी ने खैर वहां पे भी अपमान का घूंट पिया, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि अब इसके आगे केवल और केवल लड़ाई होगी, हम अपने अधिकारों को प्राप्त करके रहेंगे।
और जब गांधी जी जैसा एक ऐसा नेता दक्षिण अफ्रीका में उभर रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे लोग जो भारतीय थे, बहुत सारे लोग जो अन्य प्रांतों या प्रदेशों से आए थे, बहुत सारे लोग जो स्वतः वहां के मूल निवासी थे, नेटिव थे, उन्होंने भी गांधी जी के अंदर वो कला देखी, गांधी जी के अंदर वो नेतृत्व देखा और उनको अपनी कमान दे दी। इसी समय क्या हुआ कि 1894 में गांधी जी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने अपने अध्ययन अध्यापन के, अपने साहित्य के कार्य को और लोगों को जमा करने का कार्य किया। 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इसी समय उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। गांधी जी के एक मित्र थे, जर्मन मित्र, कॉलिन बाख नाम था उनका। क्या नाम है? कॉलिन बाख। कॉलिन बाख की मदद से उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। गांधी जी ने यहाँ पे अपने अध्ययन के कार्य को, स्वाध्याय के कार्य को बहुत विशद तरीके से आगे बढ़ाया। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, टॉलस्टॉय की पुस्तकें, रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें, इन सब की पुस्तकों को पढ़ा, बहुत अच्छे से अध्ययन किया। रस्किन से बहुत ज्यादा प्रभावित है गांधी जी। इवन रस्किन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों को के प्रारूप को उसी समय मन में बिठा लिया था। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जिन बाणों की जरूरत थी, उनको उसी समय उन्होंने अपने तर्कस में रख लिया था। क्या हुआ कि उस समय दक्षिण अफ्रीका में बड़ी हालत खराब थी। वहां पे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि अगर आपको दक्षिण अफ्रीका में रहना है तो आपको इस तरह से एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था, एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था और उस प्रमाण पत्र को सदैव अपने पास रखना होता था। अगर उस प्रमाण पत्र के धारक आपस में विवाह करते थे तो वहां पे उनको अपने विवाह को भी रजिस्टर्ड कराना पड़ता था। अगर आप पहले से विवाहित हैं और आप इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दर्ज नहीं है तो वो लोग उस विवाह को भी मान्यता नहीं देते थे। आप समझ लीजिए कि कितनी बुरी हालत है। कोई व्यक्ति कई साल पहले भारत में विवाहित हो जाता है, वो साउथ अफ्रीका किन्हीं कारणों से आता है और यहाँ पे उसके विवाह को, उसकी स्वयं की पहचान को रद्द कर दिया जाता है। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आवाज ही नहीं उठाई, गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और मजबूती के साथ लड़े। और इतनी मजबूती के साथ लड़े कि 1914 आते आते साउथ अफ्रीका की सरकार ने इस तरह के जितने भी काले कानून थे सबको रद्द कर दिया। गांधी जी ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, गांधी जी ने अपनी बात सर्व समाज तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का, पुस्तकों का भी सहारा लिया। गांधी जी इस समय इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया और इसके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकलता था। इसी समय गांधी जी ने हिंद स्वराज्य नाम की एक पुस्तक भी लिखी। आगे चल के कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ। हिंद स्वराज्य में गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य के विषय में भी बात की है। और यही वो समय था जब गांधी जी टॉलस्टॉय, रस्किन और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे थे। इसी समय उनको पता चला कि सत्य और अहिंसा दो ऐसे मार्ग हैं, दो ऐसे मंत्र हैं जिनके माध्यम से कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन गांधी जी की जो अहिंसा है वो सत्य के अंतर्गत समाहित है। वो सत्य की लड़ाई लड़ेंगे लेकिन अहिंसा के माध्यम से, और सत्य के अंतर्गत अहिंसा को समाहित करते हुए अपने अधिकारों के लिए जो आग्रह किया वही गांधी जी का सत्याग्रह बना। तो गांधी जी के सत्याग्रह की परिभाषा क्या है कि एक ऐसा सत्य जिसके अंतर्गत अहिंसा समाहित है और उस अहिंसा को समाहित करते हुए हम अपने अधिकारों के लिए आग्रह करेंगे तो वो सत्याग्रह बनेगा। विनम्रता पूर्वक अपने अधिकारों के लिए आपके कानूनों की, आपकी आज्ञाओं की अवज्ञा करेंगे, वो सविनय अवज्ञा बनेगा। तो गांधी जी, और जब तक ये गांधी जी सारे काम कर रहे थे तब तक गांधी जी भारत में, साउथ अफ्रीका में और कई सारे ऐसे देशों में जहां पर अंग्रेजी हुकूमत राज कर रही थी, गांधी जी एक उभरते हुए राजनेता के तौर पर प्रतिस्थापित हो चुके थे, स्थापित हो चुके थे। तभी क्या होता है, गांधी जी को वापस इंडिया आना होता। अब ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। अब आते कैसे हैं? जैसे कि हम सब लोगों ने परीक्षाओं में कई बार ऐसे पूछा भी गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरमवादी धड़े के बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे।
उन्होंने गांधी जी की जब ये प्रवृत्ति देखी तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप वापस भारत आइए, अब भारत में आपकी बहुत जरूरत है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और जब भारत आते हैं 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी की मानसिक उपज है प्रवासी भारतीय दिवस। जब इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं और इसी दिन को अब संपूर्ण देश प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाता है। ये भी याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं। गांधी जी गुजरात आते हैं। गुजरात आने के बाद गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। गांधी जी वापस भारत आने के बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। मित्रों, पुराने अंकों में हम लोगों ने बात की थी कि 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन हुआ था। तो उस अधिवेशन में भी गांधी जी को आमंत्रित किया गया। गांधी जी जाते हैं और गांधी जी उस अधिवेशन में भी सहभागी होते हैं। लेकिन बात अभी कुछ रह गई है, बात अभी कुछ दुविधा है गांधी के मन में। बात अभी वो रह गई है कि गांधी जी अंग्रेजों के दंभ को, अंग्रेजों के छद्म को क्या पूरी तरह से समझ पाए हैं। बात है वो 1915 से 1916 की, जिसके बारे में बात बहुत कम होती है, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। अब 1915 में भारत जब वो आते हैं तो समय क्या है? समय है 1914 से 1918 के बीच का, जब संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में जल रहा था। उसी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। गांधी जी अपनी राजनीतिक सूझबूझ के माध्यम से ये समझते हैं कि इस समय अंग्रेज संकट में है, वो धुरी रास्तों से लड़ रहे हैं। अगर इस समय हम उनका सहयोग करते हैं तो हो सकता है कि अंग्रेज हमसे खुश होकर हमको स्वतंत्रता प्रदान कर दें या ये उपनिवेश छोड़कर चले जाएं। ऐसा गांधी जी ने सोचा, लेकिन ऐसा सत्य नहीं था। और यही वो समय है जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलवाड़ को अच्छे से समझ रहे थे। यही वो समय था। गांधी जी ने संपूर्ण भारत में अपना दौरा प्रारंभ किया, लोगों से सेना में भर्ती होने के लिए अपील की और कहा कि अंग्रेजों का सहयोग करें। यही कारण है कि 1915 से 1916 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के पक्ष में किए गए प्रयासों को लेकर अंग्रेजों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट नाम की उपाधि दी थी। क्या कहा था? भर्ती करने वाला सार्जेंट। अब जब अंग्रेजों का लेकिन व्यवहार बदल गया तो गांधी जी ने भी फिर अपनी लंगोटी में एक गांठ और बांधी कि अब अंग्रेजों से डट के लड़ना है। 1916 के लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का लीग का एक साथ हुआ था। मजूमदार साहब ने उसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। उसी समय क्या हुआ कि 1916 के ही अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला नाम के एक बिहारी व्यक्ति गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे आंदोलन किए थे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब भारत की राजनीति में गांधी जी मुख्य धारा से जुड़ना प्रारंभ करते हैं। गांधी जी का नाम गांधी जी के पहले आ चुका था, यहां बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित थे और उनको अब भारत के राजनीति की बागडोर सौंपने के लिए तैयार थे। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को ये बताते हैं कि बिहार की हालत बहुत खराब है और अगर आप कृपया बिहार आते और तो देखते कि वहां के नीलहों की, जो नील की खेती करने वाले लोग हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, तो गांधी जी कृपया आप बिहार आइए। और बिहार आने का आमंत्रण देते हैं। गांधी जी बिहार पहुंचते हैं। समय है 1917, क्षेत्र है चंपारण, चंपारण बिहार। गांधी जी बिहार पहुंचते हैं। अब देखिए संकट क्या है बिहार में, चंपारण में नीलहों के साथ समस्या क्या है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक जर्मनों ने रासायनिक रंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, उसकी उत्पादकता बढ़ गई थी और इस कदर उत्पादकता बढ़ गई थी कि संपूर्ण विश्व में उस रासायनिक रंग का प्रयोग होने लगा था। और उसके एवज में क्या हुआ था, हम जो नील की खेती के माध्यम से रंग बनाते थे, उस रंग का बाजार लगभग टूट गया था।
इससे क्या हुआ था कि जो भारतीय निलय थे वो इस काम को छोड़ना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज उनको छोड़ने नहीं दे रहे थे। दूसरा कि नील की खेती थोड़ा सा हार्मफुल होती है, कठिन होती है, उसको खेती करने वाले लोगों के हाथों में कटन हो जाती है, सड़न हो जाती है, कई बार हाथ काटने भी पड़ते हैं, इस प्रकार की खेती होती थी। तो जो भारतीय निलय थे, जब उनको बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम ये नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों का दबाव था कि नहीं, करना तो पड़ेगा। तो उस समय अंग्रेजों ने क्या एक प्रथा बनाई, इस प्रथा को कहा गया तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा में क्या था कि 3/20 अपने क्षेत्र के, अपने खेत के 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, 3/20 भाग पे। और उस खेती से जो भी उत्पादकता होगी, उसकी जो भी उत्पादन होगा, उसका वही दाम आपको प्राप्त होगा जो अंग्रेज पहले से निर्धारित कर चुके हैं। चूंकि बाजार नील का टूट चुका था, पैसे अच्छे मिलते नहीं थे, और अंग्रेज लगातार इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाते थे, उनके ऊपर कर लगाते थे और उनका शोषण करते थे। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, चंपारण पहुंचकर उस संपूर्ण विषय को समझते हैं और एक टीम बनाते हैं, और टीम बनाने के बाद वो वहां के कमिश्नर से बात करते हैं और कमिश्नर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इस समय उनके साथ हैं कौन कौन? राजेंद्र बाबू नंबर 1, जो हमारे पहले राष्ट्रपति बनते हैं, जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी। इस टीम में, चंपारण की टीम में गांधी जी के साथ हैं राजेंद्र बाबू, और राजेंद्र बाबू, राजकुमार शुक्ला जी का नाम मैं पहले ही ले चुका हूं, JB कृपलानी, मजरुल हक, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, गांधी जी का यहां सपोर्ट करते हैं, इस आंदोलन को मजबूत बनाते हैं। गांधी जी टीम बनाते हैं, टीम बना के कमिश्नर से बात करते हैं और अच्छे से उन्हें कन्विंस करते हैं। कमिश्नर को मानना पड़ता है, गांधी जी के आंदोलन के सामने झुकना पड़ता है, और इस कदर झुकना पड़ता है कि वो कहते हैं कि जो भी लगान लिया गया है चंपारण के निलहों से, उसका 25% किसानों को हम वापस भी करेंगे। तो इस तरह से जब ये निर्णय हो जाता है तो गांधी जी चंपारण के आंदोलन को समाप्त करते हैं। तो गांधी जी की पहली भारतीय विजय चंपारण 1917, तिनकठिया प्रथा, 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था, 25% जो भी महसूल या जो भी जुर्माना उनको से लिया गया था उसको वापस किया गया। दूसरा, लगातार गांधी जी ने 1917 से 1918 के बीच में 3 लगातार आंदोलन किए और तीनों में बड़ी सफलता प्राप्त की, और गांधी जी को भारतीय राजनीति के मुख्य धारा के बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया इन तीनों आंदोलनों में। दूसरा, और इनको इसी क्रम में याद रखना है, चंपारण, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, तीनों इसी क्रम में, कई बार परीक्षा में क्रम पूछा जाता है। दूसरा, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। अब देखिए यहां क्या हुआ था। अहमदाबाद चूंकि वो क्षेत्र था, गांधी जी का गृह क्षेत्र ही था, गांधी जी बहुत सारे लोग और बहुत सारी परिस्थितियों से पहले से परिचित थे। क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद में प्लेग की महामारी आई थी। प्लेग की महामारी के समय चूंकि काम धाम थोड़ा ठप हो जाता है, मिल मालिकों ने क्या किया था कि अंग्रेजों को प्लेग बोनस दी, मजदूरों को प्लेग बोनस दिया था। फिर जब प्लेग खत्म हो गया तो मिल मालिकों ने कहा कि अब तो प्लेग खत्म हो गया, हम अपना बोनस वापस कर रहे हैं, लेकिन मजदूर हड़ताल पे बैठ गए। मजदूरों का यह कहना है कि ये समय 1914 से 1918 का, संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका झेल रहा है, महंगाई मतलब चरम पे है, तो ऐसे में हमको ये बोनस हमसे लीजिए नहीं, जबकि हमको और भी अधिक पैसे की आवश्यकता है, हमारी और सहायता की जाए। गांधी जी ने संपूर्ण विषय को समझा, समस्या को समझा, और वो धरने पे बैठे। फिर से कमेटी बनाई गई, और इस आंदोलन की, मजदूर मिल आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों की तरफ से गांधी जी स्वयं बैठे, और जो मिल मालिक है उनमें से कई सारे मित्र हैं गांधी जी के, अंबालाल साराभाई जैसे लोग, लेकिन गांधी जी उनकी तरफ नहीं बैठे, गांधी जी मजदूरों की तरफ बैठे और मजदूरों के पक्ष में हक करवाया, निर्णय करवाया और अपनी दूसरी विजय को प्राप्त किया। ये 1918 में हुआ। चंपारण 1917 में था। खेड़ा आंदोलन, ये भी गुजरात का क्षेत्र है। खेड़ा कहां है? गुजरात। खेड़ा में क्या हुआ था कि खेड़ा में उस समय
खेड़ा में कई क्षेत्रों में आग लग गई थी। कई क्षेत्रों में क्या हुआ था कि पानी न बरसने के कारण उपज बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहां के जो रेवेन्यू कमिश्नर थे उन्होंने ये कहा था कि सब लोगों से जितना लगान निर्धारित किया गया है पूरा का पूरा वसूला जाए। गांधी जी आए, खेड़ा पहुंचे। खेड़ा पहुंच के उन्होंने संपूर्ण विषय को समझा और समझने के बाद उन्होंने कहा कि ये कैसी बात है, जब उनके उपज हुई नहीं है, जब खेती हुई नहीं है तो लगान कैसे देंगे। लेकिन ये आंदोलन थोड़ा लंबा चला, गांधी जी को लड़ना पड़ा, अपने सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग करना पड़ा। और हथियार का प्रयोग करने के बाद क्या हुआ कि रेवेन्यू कमिश्नर ने गांधी जी की बात मानी, और गांधी जी की बात ही नहीं मानी, ये निर्णय भी दिया कि अब लगान केवल उन किसानों से वसूल किया जाएगा जो वाकई में लगान देने के लायक हैं या लगान देने लायक उनकी स्थिति है। तो ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। और तीनों के तीनों क्रमशः इन आंदोलनों में गांधी जी की विजय हुई और गांधी जी को एक भारतीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अब ये बात 1918 की है। अब जो नया युग प्रारंभ होता है वो नया युग है 1919 से 1947 तक का, और इस संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन के समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन किया, गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से कई सारे आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, और 1947 में गांधी जी ने संपूर्ण देश को आजादी भी दिलाई। फिर उसके बाद नाथूराम गोडसे ने किन्हीं कुछ विचारों में मतभेद होने के कारण गांधी जी को गोली मारी, गांधी जी का शरीर समाप्त हुआ। लेकिन ये जो समय है, गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की, और ये जो समय है ये भारतीय इतिहास के लिए बड़ा समय है, और गांधी जी का योगदान हमारी और आपकी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा है, इसलिए कुछ एक बिंदुओं में उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। उन सारे आंदोलनों पे विशद और बृहद चर्चा की जाएगी जब उन आंदोलनों को क्रमशः हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम खिलाफत आंदोलन पे जाएंगे, आगे क्रमशः आंदोलनों पे जाएंगे, और जिस भी आंदोलन पे जाएंगे उस आंदोलन पे गांधी जी के योगदान पे, गांधी जी के कृतित्व पे, गांधी जी की सोच पे, गांधी जी के सिद्धांतों पे हम चर्चा करेंगे। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। उसमें गांधी जी ने कुछ एक बातें एकदम स्पष्ट रूप से कही। गांधी जी ने झूठ कब बोला, गांधी जी ने अपनी मां से किए हुए वादे को कब कब कहां कहां तोड़ा, गांधी जी कब संकट में थे, गांधी जी ने कब अपने ही सिद्धांतों को तोड़ा और कब उनको मजबूती से पालन करने के लिए सोचा। इन सब विषयों पे गांधी जी ने एकदम स्पष्ट चर्चा की, अपने जीवन के किसी भी पहलू को छुपाया नहीं है, और ये काम केवल एक वीर योद्धा कर सकता है। उसी प्रकार गांधी जी भी एक वीर थे। गांधी जी ने अपनी पुस्तकों में हिंद स्वराज्य के विषय में बताया, गांधी जी ने अपनी पुस्तक में ग्राम स्वराज्य के बारे में बताया। जब गांधी जी के संपूर्ण जीवन को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक रूप से गांधी जी का जीवन एकदम पाक साफ दिखाई देता है। कुछ ऐसे आरोप हैं, कुछ ऐसे लांछन हैं जो गांधी जी के चरित्र पर लगाए जाते हैं। जैसे कि जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह को फांसी दी जाती है तो उसका आरोप गांधी जी के ऊपर लगाया जाता है कि गांधी जी बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे। जब उस समय हम लाहौर कांड को पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि गांधी जी ने हर वो काम किया जो वो वाकई में कर सकते थे। ऐसे ही सब लोग नहीं कहते कि एक चरखा चलाने वाले ने साबरमती आश्रम में बिना तलवार लिए, बिना ढाल लिए, बिना बंदूक चलाए चरखा चला के इस देश को आजादी दिला दी। मैं ये नहीं कहता, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि केवल चरखे से आजादी आई है। भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने लहू का आखिरी कतरा बहाया है तब इस देश को स्वतंत्रता मिली है। लेकिन संपूर्ण देश को एक करने में, स्वतंत्रता के संघर्ष में कदम से कदम मिला के चलने के लिए इस देश को खड़ा किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी के पहले क्या वो राष्ट्रीय एकता दिखाई देती थी भारत में? नहीं। हर उस नामी गिरामी या बेनाम व्यक्ति का सहयोग है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, जिसको लोग जाने या न जाने। उन सबको नमन किया ही जाना चाहिए और किया भी जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार के ओछे आरोप लगाकर गांधी जी जैसी भारतीय महान विभूति को कलंकित किया जाए, यह कदापि उचित नहीं।
गांधी जी ने अपना सार सर्वस्व निछावर कर दिया। यहाँ हमारे देश में एक बार कोई प्रधान बन जाता है तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां राज करती हैं। गांधी जी के 4 पुत्र हैं। भारतीय इतिहास में उनका नाम नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने एक सिंगल पैसे का प्रयास अपने परिवार के उत्थान के लिए नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण भारत को अपना परिवार माना है और उसके उत्थान के लिए अपने शरीर के कपड़े तक ध्यान दे दिए। केवल एक लंगोटी और एक धोती में अपना संपूर्ण जीवन बिताया है। तो इन्हीं अंकों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अंक को विराम देता हूं। मित्रों, गांधी जी का विषय, गांधी जी का जो पाठ है वो बहुत बड़ा है, उसको क्रमशः आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं और क्या विषय आपके साथ साझा कर सकता हूं, इनको भी लिखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अंक को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।